बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है स्टमक। आपने बेटा कई बार हॉस्पिटल्स के बाहर देखा होगा, लिखा हुआ होता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो साइंटिफिकली स्टमक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको गैस्ट्रो कहा जाता है। तो वो जो लिखा हुआ होता है ना गैस्ट्रोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइज्ड पर्सन, यानी कि उस शख्स ने इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई होती है, तो इसलिए हम उसका नाम गैस्ट्रोलॉजिस्ट रख देते हैं। और स्टमक की स्टडी को कहा जाता है गैस्ट्रोलॉजी और स्टमक के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है गैस्ट्राइटिस। अच्छा, हमारे इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि स्टमक की थोड़ी सी एनाटमी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसकी हम फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और यहाँ से कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, हम इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सही है बच्चा? तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टमक है क्या, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ पाया जाता है। तो आपकी बुक लिखती है कि ये जो स्टमक है ये मसल का बना हुआ एक बैग है जो कि डिस्टेंटेबल है, यानी कि वो डिस्टेंट होता है। आप देखते हो कभी कभी हम खाना ज़्यादा खा जाते हैं या गैसेस वगैरह जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो स्टमक थोड़ा सा बाहर निकल आता है, यानी कि ये डिस्टेंटेबल है। फिर जब सिस्टम दोबारा नॉर्मल हो जाता है तो वो दोबारा अंदर चला आता है। तो ये किस्म का बेटा क्या है, डिस्टेंटेबल बैग है। अच्छा, ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे रखा गया है और हमारे एब्डोमिनल कैविटी में रखा गया है और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रखा गया है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पहले हम यहाँ बना के समझते हैं कि भाई ये मान लो कि ये हमारी थोरैक्सिक कैविटी है। सही है बच्चा? और यहाँ पे ये एक किस्म का इस तरह का एक मसल पाया जाता है। सही है, मैं नाम बताता हूँ इस मसल का क्या है। और उसके बाद हमारी ये दूसरी कैविटी शुरू हो जाती है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका हमारे पास क्या है, राइट साइड है। अच्छा देखो, ये वाला जो बीच वाला मसल्स है जिसने इस थोरैक्सिक कैविटी को इस एब्डोमिनल कैविटी से अलग किया हुआ है, इस वाले मसल्स का नाम है डायफ्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। सही है बच्चा? एक तो इस डायफ्राम का काम ये है कि ये थोरैक्सिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जुदा करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। एक काम हुआ इसका ये। अच्छा, इसका दूसरा जो डायफ्राम का काम है वो होता है रेस्पिरेशन के अंदर, वो होता है ब्रीथिंग के अंदर। जब हम सांस लेते हैं ना, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं, तो उसमें भी डायफ्राम का एक बड़ा रोल होता है। इंशाल्लाह हमारा अगला चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज इसी के ऊपर है, तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहरहाल यहाँ पे मैं आप लोगों से ये जस्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये हमारी थोरैक्सिक कैविटी है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और इस दोनों कैविटी को जो सेपरेट करने वाली चीज़ है वो है डायफ्राम। इसके साथ साथ ये रेस्पिरेटरी मसल्स भी है, ब्रीथिंग में मदद करता है। और बिल्कुल अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे डायफ्राम के नीचे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपको एक बैग नज़र आएगा मसल्स का बना हुआ, और इस बैग का नाम हम क्या रखते हैं, स्टमक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये कहता है कि जो स्टमक है हमारे पास, ये एक डिस्टेंटेबल मस्कुलर बैग है। बिल्कुल हमने इसको डायफ्राम के नीचे रखा है और एब्डोमिनल कैविटी के हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। सही है बच्चा? अच्छा, इस स्टमक के हमारी बॉडी के अंदर टोटल 3 काम होते हैं। सही है, ये 3 किस्मों के फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी। देखो, ये हमारा मान लो कि पूरा का पूरा जीआईटी है, इसकी पहली ओपनिंग और ये इसकी दूसरी ओपनिंग। सही है। अब एक बात तो आपने याद रखनी है कि माउथ से लेके टिल एनस तक, सही है बच्चा, यहाँ तक मैकेनिकल डाइजेशन होती रहती है। यानी पूरे जीआईटी के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन ना हो। पूरे जीआईटी के अंदर हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होती रहती है। और मैकेनिकल डाइजेशन क्या है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वरना आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होती है मैकेनिकल डाइजेशन? अब आपको पता है कि ये जो आपका जीआईटी है बेटा, ये सारा का सारा किसका बना हुआ है, ये सारा का सारा मसल्स का बना हुआ है। देयर इज नो एनी बोनी स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। ये कंप्लीट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो कंप्लीट आपका जीआईटी है ना, ये सारा का सारा प्योरली किसका बना हुआ है, ये प्योरली मसल्स का बना हुआ है। और देखो, मसल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं मसल्स एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी कि वो टिश्यू है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये जो जीआईटी के मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। तो बेटा जब ये जीआईटी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो इन मसल्स के बीच में फूड की होती है ब्रेकडाउन, और इस टाइप के ब्रेकडाउन को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। सही है बच्चा?
तो ये जो हमारे स्टमक गैस के 3 काम होते हैं। तो पहला काम तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि एक तो इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होगी, ठीक है, एक इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होगी, यहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे 4 घंटों तक बेटा आपका फूड रहता है, ठीक है, 4 आवर्स तक आपका फूड जो है स्टमक के अंदर रहता है। दूसरा यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होगी, किसकी मदद से होगी, एंजाइम्स की मदद से, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा देखो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल डाइजेशन होगी बाय मींस पेरिस्टाल्सिस। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस का आगे वैसे जिक्र आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये जो जीआईटी की वॉल है ना, इस जीआईटी की वॉल, इसको गट वॉल भी कहा जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट होना फिर इसका रिलैक्स होना, इसका कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना, ये क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बाकायदे एक प्रॉपर रिदम के अंदर होगा, ऐसे नहीं होगा इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती। बाकायदे जैसे हमारे हार्ट के अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है ना, सेम इसी तरीके से गट के वॉल की भी एक सिस्टमिक एक रिदमिक क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। उसको आप क्या कहते हो, पेरिस्टाल्सिस। जिसके नतीजे में क्या होता है, जो यहाँ पे फुट पड़ा हुआ है वो आगे की तरफ प्रोपल्सिव, आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो यानी कि पेरिस्टाल्सिस के बारे में आप ये कह सकते हो ये प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द फूड है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। या और भी आप आसान लफ्जों में कह सकते हो कि सर जीआईटी की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन और उसकी रिलैक्सेशन को, रिदमिक रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। सही है बच्चा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एसोफेगस है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। बाकी ये वाला जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो, ये सारा का सारा पोर्शन आपका क्या कहलाता है, स्टमक कहलाता है। सही है बच्चा। हम आगे चल के अब इसके काम वाम देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टमक के टोटल हमारे पास 3 रीजन होते हैं। आप स्टमक की जब भी बात करते हो तो उसके 3 रीजन, कैसे 3 रीजन होते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो ये ऊपर से आ रहा है इसोफेगस, सही है बच्चा, ये हमारा हो गया इसोफेगस। अब इसोफेगस के बाद फौरी बाद जो लेफ्ट साइड पे पाउच आ रहा है, इस पाउच का नाम, इस मस्कुलर बैग का नाम थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या रखा, स्टमक रखा। अब स्टमक के बाद फिर यहाँ से हमारा एक और स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आप लोगों का क्या शुरू हो गया, ये हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। सही है। अब ये इसोफेगस है, ओके, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, सही है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब देखो आपका फूड स्टमक से आ रहा है, ये अंदर क्या है, फूड के पार्टिकल है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फूड के पार्टिकल। अब ये वाला रीजन जहाँ पे आपका एसोफेगस खत्म हो रहा है और आपका स्टमक शुरू हो रहा है, इस वाले रीजन को कहा जाता है कार्डियक रीजन। क्या कहा जाता है इसको, कार्डियक रीजन कहा जाता है। सही है बच्चा। कौन सा रीजन, कार्डियक रीजन, यानी कि वो रीजन जहाँ पे हमारा इसोफेगस खत्म हो रहा है और स्टमक शुरू हो रहा है, इस रीजन को कहा जाता है कार्डियक रीजन। ये जो बिल्कुल मिडल वाला रीजन है, इस मिडल वाले रीजन को कहा जाता है फंडस, ठीक है, इसको कहा जाता है फंडस, या इसको फंडिक रीजन भी कहा जाता है, एक ही बात है। इसका काम मैं आपको बताता हूँ, इसका भी काम बताता हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टमक खत्म हो रहा है और खत्म होते के साथ ही आप देख रहे हो कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। ये स्टमक खत्म हुआ और यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ। इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है पाइलोरिक रीजन। सही है बच्चा। तो यानी कि आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि स्टमक के टोटल 3 रीजन होते हैं। एक होता है कार्डियक रीजन जो कि एसोफेगस और स्टमक का कनेक्शन है, दूसरा होता है फंडस जो कि बिल्कुल बीच वाला रीजन है, तीसरा होता है पाइलोरिक रीजन जो कि स्टमक खत्म होते के साथ ही और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो देखो पहले हमारे पास कार्डियक रीजन है, फिर उसके बाद हमारे पास फंडस रीजन है या फंडिक रीजन है, और देन हमारे पास क्या है, पाइलोरिक रीजन है। अच्छा, अब ये जो कार्डियक रीजन है ना, यहाँ पे लगा हुआ होता है एक वॉल, ठीक है, और इस वॉल को हम कार्डियक वॉल कहते हैं या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, एक ही बात है। भाई क्या काम होगा इस वॉल का, ये जो ऊपर से फूड आ रहा है, इस फूड के फ्लो को कंट्रोल करेगा। अब ऐसा तो नहीं है जो भी फूड आ रहा है वो सारा का सारा के स्टमक में गिर जाए, ऐसा नहीं होता। स्लोली स्लोली सिस्टमिक तरीके से इसका फ्लो होता है, और इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है जिसका नाम कार्डियक वॉल है, कार्डियक स्फिंक्टर है। ये फूड के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसके बावजूद ऐसा होता है कि जब कभी आपके स्टमक के ऊपर
प्रेशर पड़ता है ना, तो ये वाल बंद हो जाता है ताकि खाना दोबारा यहाँ से निकल के यहाँ ना आ जाए। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए ना स्टमक के ऊपर, तो यहाँ से ये वाल खुल जाता है और ये खाना फिर आपका बाहर निकल के माउथ से बाहर चला जाता है वोमिटिंग की फॉर्म में। और ऐसा नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मली ऐसा होता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, बहरहाल इस वाल ने फूड के फ्लो को कंट्रोल किया और हमारा खाना कहाँ गया? हमारा खाना आ गया स्टमक के अंदर। सही है बच्चा। अब 4 घंटे तक स्टमक के अंदर खाना रहेगा फंडस रीजन के अंदर। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होगी, मैकेनिकल डाइजेशन होगी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे होगी। 4 घंटों के बाद ये खाना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल के अपने अगले पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा जिसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जिस तरह से यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा था, सेम यहाँ पे भी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा स्टमक से निकाल के बस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डाल, नहीं, आराम आराम से स्लोली स्लोली सिस्टमिक तरीके से यहाँ से फूड आता जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होता जाएगा। और इसके लिए जो काम सर अंजाम देगा, जिस तरह से यहाँ पे कार्डियक वाल लगा हुआ था, कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ था, यहाँ पे पायलोरिक वाल लगा हुआ होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है जो उसके फूड को यहाँ पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब हम यहाँ पे थ्योरी में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जो कार्डियक रीजन है ये बिल्कुल हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, यानी कि बिल्कुल ये सामने वाला पार्ट है। और ये कहाँ से शुरू होता है? स्टमक से शुरू होता है और बिल्कुल एंड ऑफ एसोफेगस से शुरू हुआ और स्टमक के अंदर ये जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हमने कहा कि इस कार्डियक रीजन के ऊपर कुछ कार्डियक स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, वाल लगे हुए होते हैं जो फूड के फ्लो को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास मिडल रीजन को हम फंडस कहते हैं और इसके बारे में कहा जाता है ये मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। मैं आगे चल के गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है दैट इज द पायलोरिक रीजन, इसको पोस्टीरियर रीजन कहा जाता है, यानी बिल्कुल पीछे वाला स्टमक का बिल्कुल एंड वाला जो रीजन है। और मैंने आपको कहा कि यहाँ पे भी क्या लगा हुआ होगा? पायलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ होगा या पायलोरिक वॉल लगा हुआ होगा। ये फूड को कंट्रोल करेगा कहाँ से कहाँ? स्टमक टू ड्यूडेनम। ये फूड को कंट्रोल कर रहा था एसोफेगस टू स्टमक, ये फूड को कंट्रोल करेगा स्टमक टू ड्यूडेनम। सही है बच्चा। ड्यूडेनम कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं अब गैस्ट्रिक जूसेस को, यानी कि हम फंडस पे आ गए जो कि मेन रीजन है, इसके ऊपर आ गए। अच्छा, ये बहुत आसान है, आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। मैं आपको ये थोड़ी देर में आसानी के साथ समझा देता हूँ। बेटा देखो, ये हमारे पास एक स्टमक है। इस स्टमक के अंदर पता नहीं कितने सेल पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सेल पाए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ 3 सेल लिखे गए हैं। ठीक है, 1, 2 और ये 3। मैं इनके नाम भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो 3 सेल है ना, इन तीनों सेलों से कुछ ना कुछ सीक्रेशंस बाहर निकलती हैं। यहाँ से भी कुछ सीक्रेशंस निकलेंगी, यहाँ से भी कुछ सीक्रेशंस निकलेंगी और यहाँ से भी कुछ सीक्रेशंस निकलेंगी। अब ये जो तीनों सेलों से कुछ ना कुछ जो सीक्रेशंस निकल रही हैं, इन सीक्रेशंस को मिला के कहा जाता है गैस्ट्रिक जूसेस। अभी तक ना तो हमें ये पता है कि इन सेलों का नाम क्या है और ना तो हमें ये पता है कि यहाँ से सीक्रेशंस कौन सी निकलती हैं। जस्ट हमने इस लफ्ज़ को क्लियर किया है कि स्टमक के अंदर जो मुख्तलिफ किस्मों के सेल होते हैं, वहाँ से जो डिफरेंट किस्म की सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सेलों की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये कौन से सेल हैं। भाई ये सेल है हमारे पास गोबलेट सेल्स, सही है। ये सेल है हमारे पास भाई ज़ाइमोजिन सेल्स, और ये वाला जो हमारे पास सेल है ये है ऑक्जेंटिक सेल। अब हम देख भी लेते हैं थोड़ा सा। ये कहता है कि गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 सेलों की जो आपस में कॉम्बिनेशन होती है, उनकी जो सिक्रेशंस की, उनको गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। और मैंने आपसे बताया कि ये जो 3 सेल हैं ये कौन से हैं। इसमें पहला सेल गोबलेट सेल है, और जिसमें सेकंड है वो हमारे पास ज़ाइमोजिन सेल है, और जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। सही है बच्चा। अब हमने देखना है कि ये क्या रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है और ये क्या रिलीज करता है। बारी बारी हम देखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं गोबलेट सेल्स को। भाई आओ स्टार्ट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, जो गोबलेट सेल्स हैं, अब हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। एसोफेगस के अंदर इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना, और आपने अब तक म्यूकस का एक काम पढ़ा होगा, वो काम ये होगा कि फूड को सॉफ्ट करना, मॉइस्ट करना या फूड की लुब्रिकेशन करवाना। ये काम किसका होता है? म्यूकस का, ताकि फूड की आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोपल्सिव मूवमेंट होती जाए, आसानी के साथ, कोई रुकावट ना बने, कोई हिंड्रेंस ना बने। अच्छा, इसका एक और काम भी होता है। वो काम इसका क्या होता है? अब ये जो ज़ाइमोजिन सेल्स है ना, ये वाले ज़ाइमोजिन सेल्स, ये एक अदद एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम पेप्सिन है। जिसका नाम क्या है? पेप्सिन है। सही है बच्चा।
अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करेगा, सही है, प्रोटीन की ये डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा देखो ये हमारे पास स्टमक है, सही है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ लूँ, मुझे आप बताओ कि ये जो स्टमक की वॉल है ये किसकी बनी हुई है, क्या इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन है। भाई इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है? तो इसके अंदर प्रोटीन है। तो जब ये पेप्सिन एंजाइम ये सेल सीक्रेट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये इसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देंगे? ये तो इसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इस प्रोटीन को डाइजेस्ट ना करें, ये उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करें जो हमने खाई है, जो हमने फूड खाया है, जो फूड के अंदर जो प्रोटीन है हम उसको डाइजेस्ट करना चाहते हैं, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इस पेप्सिन को सिखा के समझा के भेजूं, समझा के कहूं कि भाई आप जाओ, और जाने के बाद ये जो स्टमक के वाल की जो प्रोटीन है आपको इसको नहीं खाना, अपने सेल की प्रोटीन को नहीं खाना, आपको सिर्फ किसको खाना है, आपको सिर्फ इस फूड पार्टिकल को खाना है, इस फूड पार्टिकल को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, इस पेप्सिन एंजाइम से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं गॉबलेट सेल से। गॉबलेट सेल्स क्या करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। ये म्यूकस इतना चालाक है, ये क्या करेगा कि ये जो स्टमक की वॉल है ना, यहाँ वॉल पे आके एक किस्म की लाइनिंग बना लेगा। देखो इस तरह से ये म्यूकस ने क्या किया, ये म्यूकस ने यहाँ पे पूरी म्यूकस ने यहाँ पे एक लाइनिंग बना ली। अच्छा, अब इस लाइनिंग से क्या होगा, इस लाइनिंग से ये होगा कि ये जो स्टमक की वॉल है इसको सेल्फ डाइजेशन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये जो पेप्सिन एंजाइम है जब ये रिलीज होगा ना, ये यहाँ जाने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन इसको ये म्यूकस क्या कर देगा, रोक देगा। इसको म्यूकस यहाँ पे आने नहीं देगा, तो लिहाजा यहाँ पे ये जो डाइजेशन है ना इसकी नहीं हो पाएगी। तो ये घूम फिर के दोबारा किसके ऊपर एक्ट करेगा, इस फूड के ऊपर, और इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो देखो म्यूकस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि यहाँ पे ये किस तरीके से अपनी ही सेलों को, अपने ही सेल्फ डाइजेशन को होने से ये क्या कर रहा है, बचा रहा है। सिर्फ कैसे बचा रहा है कि ये स्टमक की वॉल के अंदर एक म्यूकस की क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। ये पेप्सिन इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये डाइजेशन से बच जाती है। और जो चीज़ हमें डाइजेस्ट करनी होती है, जो फूड पार्टिकल्स प्रोटीन के, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। कितने होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा आगे चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई हमारे पास गॉबलेट सेल्स तो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गए, क्लियर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं जाइमोजिन सेल्स के ऊपर। भाई ये जो जाइमोजिन सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन, जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की। देखो बेटा, अगर ये सेल है और आपको पता है कि इस सेल के अंदर प्रोटीन तो होगी या नहीं होगी, आप मुझे खुद इसका जवाब दो, इसके अंदर प्रोटीन होगी ना। अब जब ये सेल पेप्सिन को एक्टिवेट फॉर्म में रिलीज करेगा, जब एक्टिवेट फॉर्म में सीक्रेट करेगा, तो आपको क्या लगता है ये प्रोटीन, ये जो पेप्सिन है ये अपने सेल की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू नहीं कर देगा? तो शुरू कर देगा। देखो ये एक सेल है, सही है, और मान लो कि ये हमारे पास जाइमोजिन सेल है। अब इसके अंदर ये प्रोटीन्स पड़ी हुई है, ये क्या पड़ी हुई है, इसके अंदर प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। अब जब ये सेल यहाँ पे पेप्सिन को एक्टिवेट फॉर्म के अंदर ही सीक्रेट कर दे, सही है। अब ये फूड तक तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन ये पहले क्या करेगा, अपने ही सेल की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अपने सेल की प्रोटीन को डाइजेस्ट ना करे, ये तो हमने मेहनत से बनाई है, एटीपी खर्च करके बनाई है। हम चाहते हैं कि जो ऊपर से हमने फूड खाया है उसके अंदर जो प्रोटीन आ रही है ये उसको डाइजेस्ट करे। तो लिहाजा हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो पेप्सिन है ये इसको यहाँ पे डाइजेस्ट ना कर सके। तो हम क्या करते हैं, इस सेल के अंदर जब पेप्सिन को सीक्रेट करते हैं तो वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं करते, वो किस फॉर्म में करते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में करते हैं। और पेप्सिन की इनएक्टिवेट फॉर्म को क्या कहा जाता है, पेप्सिनोजिन कहा जाता है। सही है बच्चा। अब ये यहाँ पे इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, भले यहाँ पे होता रहे, ये इनको डाइजेस्ट करेगा नहीं। तो ये सेल से निकल के जैसे बाहर आएगा, यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे इसको इनएक्टिवेट से क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। अच्छा, एक्टिवेट करने के लिए जाहिर सी बात है फिर हमें कोई ना कोई चीज चाहिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारी मदद करेंगे ये तीसरे टाइप के सेल, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम ऑक्जेंटिक सेल है। मैं बताता हूँ ये मदद कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम पेप्सिन से थोड़ी जान छुड़वा लें। तो ये वाली कहानी आपको समझ आ गई कि सेल के अंदर हमेशा हम इनएक्टिवेट फॉर्म में क्यों एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, वो भी स्पेशली वो जो प्रोटीनियस एंजाइम है, क्योंकि वो फिर अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में करते हैं तो वो अपने सेलों को छोड़ देते हैं और बाहर निकल के हम फिर उनको एक्टिवेट बनाते हैं, फिर वो जाके अपने टारगेट के ऊपर उनकी डाइजेशन करते हैं, जो भी उनको करना होता है। अच्छा, तीसरे सेल के ऊपर आते हैं। तीसरे सेल हमारे ऑक्जेंटिक सेल हैं।
इनका एक ही काम होता है, ये डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करते हैं। देखो मैंने लफ्ज क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट। एक होता है कंसंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट, यानी इसके अंदर HCl की अमाउंट कम होगी, वाटर की अमाउंट इसके अंदर ज्यादा होगी, तो लिहाजा ये जो अपनी एसिडिटी वाला जो इसका इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी pH कितनी होती है, 1.5 to 2.5। आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे स्टमक की वाल को जलाता क्यों नहीं है? तो इसका जवाब फिर से मैं वही दूंगा जो जवाब मैंने आपको सेल्फ डाइजेशन का दिया था। तो ये म्यूकस जो सीक्रेट हुआ, एक तो इसने स्टमक की वाल को सेल्फ डाइजेशन से बचाया, दूसरा ये बेचारा इसको HCl से भी बचाता है। देखो ये इस तरह से जब स्टमक की वाल के ऊपर लेयर बना लेगा ना, इस तरह से म्यूकस की जब लेयर बन जाएगी, तो ये HCl जब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो ये जाके म्यूकस की वाल को, इसकी स्टमक की वाल को डैमेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगी, ये म्यूकस इसको यहाँ से क्रॉस होने नहीं देगा। जब नहीं होने देगा तो आपके स्टमक की वाल डैमेज भी नहीं होगी, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। तो इस तरह से देखो हमारे अल्लाह ताला ने ये नेचुरल एक मैकेनिज्म रखा है जिससे हमें HCl से क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। सही है बच्चा? अच्छा, ये HCl प्रोड्यूस हुआ और इसकी प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दी कि म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की वाल से कैसे करता है, इसके ऊपर आके लेयर बना लेता है। और इसकी pH का भी मैंने आपको बता दिया, इसकी इतनी क्या होती है, pH होती है। अब हमने ये देखना है कि HCl के काम क्या क्या होते हैं। एक काम तो ये होगा कि ये जो आपका पेप्सिनोजिन है ना, इसको इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लाने की जिम्मेदारी है HCl की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो HCl है ये पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म के अंदर? पेप्सिन की फॉर्म के अंदर। कैसे कन्वर्ट करता है, ये एक बड़ी कहानी है, मैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ, एंजाइम्स वाले चैप्टर के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसका HCl का एक और काम होगा कि यहाँ पे स्टमक के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा मौजूद हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये उन बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो इसके दो काम हुए। पहला काम हार्मफुल बैक्टीरिया को, माइक्रोफ्लोरा को किल करेगा, और इसका दूसरा काम जो इनएक्टिवेट एंजाइम पेप्सिनोजिनस को ये क्या करेगा, एक्टिवेट फॉर्म में लाएगा, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, पेप्सिन रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये कॉन्सेप्ट आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, पेपर के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पेप्सिन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? बेटा ये एक्ट करेगा प्रोटीन के ऊपर। मैं कब से आप लोगों को बोले जा रहा हूँ। अच्छा देखो, इसका काम करने से पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ समझा दूँ। वैसे मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रोटीन के अंदर समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, और ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है, और ये हमारे पास तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से आपकी बुक लिखती है कि एटलीस्ट एक प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास कितने अमीनो एसिड होने चाहिए? 100 अमीनो एसिड, जिनमें बेसिक अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बहरहाल मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है और इसके अंदर 100 अमीनो एसिड है, और आपको पता है कि अमीनो एसिड को मिलाने वाला जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है उसे? और ये पेप्टाइड बॉन्ड एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। और इस तरह से कोई अगर 100 अमीनो एसिड की प्रोटीन है तो लगभग कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 50। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसके अंदर 50 पेप्टाइड, मैं कहूँगा ये पॉलीपेप्टाइड होती है। ये क्या होती है? यानी कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब मैं क्या करूं, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को छोटी छोटी चेन्स के अंदर तोड़ दूं। सपोज करो कि ये 3 टुकड़ों के अंदर मैं इसको तोड़ देता हूं, 1 और 2 के अंदर। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा ये जो प्रोटीन की एक बड़ी चेन बनी हुई थी, इस बड़ी चेन को हमने छोटी छोटी चेन के अंदर तोड़ दिया। अब ये जो बड़ी चेन से छोटी छोटी चेन में टूटे तो इनका ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? ये टुकड़े इनके कहलाते हैं पेप्टोन्स। क्या कहलाते हैं? ये इनके कहलाते हैं पेप्टोन्स। तो आप लोगों को बात समझ आ गई? एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं कि भाई ये देखो हमारे पास एक 100 अमीनो एसिड वाली एक प्रोटीन थी, और हमने इस प्रोटीन को तोड़ना है, और फाइनली किस में तोड़ना है? अमीनो एसिड में तोड़ना है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अमीनो एसिड है, इसको सिंपल बनाना है, डिफ्यूजेबल बनाना है, ताकि ये डिफ्यूज हो सके ब्लड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को तोड़ते हैं, किसका सहारा लेके? पेप्सिन का सहारा लेके। जब हम इस प्रोटीन को तोड़ते हैं इस पेप्सिन की मदद से, तो ये प्रोटीन फुली अमीनो एसिड के अंदर नहीं टूटती, लेकिन हमारी छोटी सी मदद कर देती है कि ये जो लंबी चौड़ी चेन थी ना पॉलीपेप्टाइड, इसको क्या करती है? 3-4 हिस्सों में हमें शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमें तोड़ के दे देती है। अब ये जो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन के टुकड़ों का नाम हम क्या रखते हैं? पेप्टोन्स रखते हैं। तो यानी आपने इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या देखा
कि स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की केमिकल डाइजेशन हो रही है, और वो केमिकल डाइजेशन किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की। और वो केमिकल डाइजेशन भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन तब होगी जब हमें अमीनो एसिड मिलेंगे। तो ये कंप्लीट तो नहीं हुई, यहाँ पे तो हमें पेप्टोन्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड, शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, वो पार्शियल डाइजेशन होती है, यानी थोड़ी बहुत इसकी क्या होती है? डाइजेशन होती है। सही है बच्चा? मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है ये आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा और आपका कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जो भी सवाल है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके